मेरे साथियों का परिचय तो आपको करवा ही दिया है। राघवेंद्र सिंह जी कल्चर मिनिस्ट्री में सचिव हैं। दुर्गा शंकर जी को आप शायद जानते हैं, हमारे मंत्रालय को जो कवर करते हैं आप में से। जैसे जयदीप जी ने कहा, मैं कुछ पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे। आप में से कईयों के साथ मेरी पिछले 6-8 महीनों में बहुत डिटेल्ड में बातचीत हुई है। कुछ लोगों को हमने वर्चुअल मोड में वीसी के माध्यम से इस पे ऑन बैकग्राउंड इस पे चर्चा हुई है प्रोजेक्ट पे। पर मैं देख रहा हूं कि पिछले कई महीनों से एक फॉल्स नैरेटिव, अब फॉल्स नैरेटिव को कि हिंदी में मैं कैसे बताऊं, सरेआम झूठ, मतलब जो फैक्चुअल, जिन चीजों का फैक्चुअल बेसिस ही नहीं है वो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल क्लास अगर इन चीजों की बात करे तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। पर बाकी लोग ऐसे पब्लिक डिस्कोर्स में झूठे इल्जाम, अब मैं आपको बताऊं, अब ये कहा जा रहा था कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये एक वैनिटी प्रोजेक्ट है, और वैनिटी प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि इसकी जरूरत नहीं है। और महामारी के दौरान आप इतना 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, एक वो आंकड़ा मैंने देखा। कहीं और कहा कि 13,400 का एक मोदी महल बनाया जा रहा है। अरे भाई साहब, ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं? और सेंट्रल विस्टा और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में का उनमें अंतर जो है वो भी नहीं मालूम। द टू आर बीइंग फ्रीली इंटरचेंज्ड। पहली बात तो यह है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें अगले 250-300 वर्ष के लिए हमें भारत सरकार का गवर्नेंस आर्किटेक्चर जो है उसके बनाने की हमारे पास एक ब्रॉड प्लान है। ये प्रोजेक्ट ना अभी शुरू हुआ है, ना अभी कंसेप्चुअलाइज हुआ है। मैं आपको इसका 2 उदाहरण देता हूं। जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये कुछ 100 वर्ष पहले बनाई गई थी, नॉट फॉर द लेजिस्लेचर ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उस समय हमारे जो जिनकी हुकूमत थी उस समय एक स्वतंत्र भारत के वो बात करने को तैयार नहीं थे। बाकी भी जो बिल्डिंग्स हैं, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, बाकी जो हेरिटेज बिल्डिंग है, हम शुरू से ये स्पष्ट करते आ रहे हैं कि नन ऑफ दीज बिल्डिंग्स विल बी टच्ड। जो हिस्टोरिक, कल्चरल, आइकॉनिक बिल्डिंग्स है, दे विल रिमेन एग्जैक्टली एज दे आर। तो कॉस्ट पे मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें इन्होंने बोला कि पता नहीं कितने हजार करोड़ एक किसी के आवास बनाने में लग रहे हैं, किसी ने कुछ बोला। इस समय 2 प्रोजेक्ट्स आर अंडर इंप्लीमेंटेशन एंड दोज आर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू राजपथ, उसकी ब्रॉडनिंग। ये क्यों प्रायोरिटी बेसिस पे ये 2 सेगमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं? क्योंकि 2022 में 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, वी हैड ऑलवेज प्लान्ड कि दीज विल बी हेल्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। और ये बातचीत कब शुरू हुई थी? मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2012 में जब मीरा कुमार जी ऑनरेबल स्पीकर थी लोकसभा की, तो उनके एक ओएसडी थे जिन्होंने हाउसिंग मिनिस्ट्री के सचिव को एक पत्र लिखा था जिसमें ये स्पष्ट तरीके से कहा गया कि एक डिसीजन ले लिया गया है दैट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग शुड बी बिल्ट। और अभी जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करते हैं हमारे ही पॉलिटिकल एक
कॉलीग हैं, मैं एडवर्सरी तो नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ऐसे शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, पर अपनी बातों से कभी कभी वो लगते हैं, जिन्होंने 2012 में एक आर्टिकल लिखा था हिंदू न्यूज़पेपर में, जयराम रमेश जी, और उनकी जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो भी मैं आपको जरा पढ़ के सुना दूं। We badly need a new parliament building. This one simply isn't functional and is outdated. ये 2012 का जयराम जी का एक आर्टिकल है। स्पीकर के ओएसडी ने एक पत्र लिखा हमारे मंत्रालय के सचिव को कि एक डिसीजन हो गया, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाए। इसको रीइंफोर्स किया लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर ने, राज्यसभा के ऑनरेबल प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, और इस पे जो काम है महामारी के बहुत पहले ही फैसला ले लिया था, कर लिया था। और ये क्यों जरूरी है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनानी? इसलिए कि पहले नई पार्लियामेंट, जहां पे पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग सेस्मिक जोन 2 में आती थी, ईश्वर ना करे अगर इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेमर, तो अब यह बिल्डिंग सेस्मिक जोन 4 में है। भारत की जनसंख्या जब 1920 में इस बिल्डिंग पे काम शुरू हुआ था, उस समय क्या थी मुझे तो याद नहीं 1920 में क्या थी, पर मैं बता सकता हूं 1947 में व्हेन वी बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हमारी आबादी जनसंख्या कोई 350 मिलियन के करीब थी। और जो पार्लियामेंट बिल्डिंग होती है उसमें यू नीड स्पेस कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो वहां पे बैठ सके। जो पार्लियामेंट की बाकी एक्टिविटीज हैं, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के लिए जगह है। तो पिछले 20 साल से मैं समझता हूं, 2008 से भी मैंने कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ी है, जब माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय से यह मांग की जा रही है। और 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यह बिल्कुल फॉर्मल प्रपोजल था और एक डिसीजन लिया गया था स्पीकर से। अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में यह स्थिति है कि अंदर में उसकी, आपने पिछली बारी जब हमने प्रेजेंटेशन किए थे, शायद आपके सामने, आप में से कई होंगे हमारे बीच, कहां से तारे निकल रही हैं अंदर से बिल्डिंग में, जो स्थिति है, इट इज बियॉन्ड रिडेम्पशन। सो एक डिसीजन वॉज टेकन टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। और इसका क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है? जब हमने इसका टेंडर फ्लोट किया, वो आया करीब 900 करोड़। 800 852 852 62 62 करोड़, 862 करोड़। और ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिस पे काम हो रहा है, ये था कोई 400 प्लस करोड़, 477 करोड़। तो टोटल खर्चे की बात है यहां पे 1300 करोड़ के आसपास की। और इसमें रिलेशनशिप क्या है विद द पेंडेमिक? 20,000 करोड़ का खर्चा आप महामारी के दौरान कर रहे हैं, इस पैसे को आप लगाइए वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे भी आई एम क्वाइट हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन। 35,000 करोड़ केंद्रीय सरकार ने वैक्सीनेशन प्लान के लिए एलोकेट किया है, और मैंने आज तक कहीं से नहीं सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस पे पर्सनल मीटिंग्स ली हैं, और कोई पैसे की कमी होगी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए तो देयर इज एनफ मनी। वैक्सीन अवेलेबिलिटी दूसरी बात है, उस पर ऑल्सो वी कैन कम एंड फोकस। और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं इस में, उसमें मैं 1 मिनट में आता हूं, पर बताना चाहता हूं महाराष्ट्र में एक सचिवालय बन रहा है, उसका कितना खर्चा हो रहा है? एमएलए का हॉस्टल बन रहा है 900 करोड़ का। ये तो केंद्रीय
सांसद पार्लियामेंट बिल्डिंग है और जिसमें 2026 में डिलिमिटेशन के कारण जो नंबर ऑफ मेंबर्स विल इंक्रीज, ये जो अभी जो फ्रीज है हमारे करंट नंबर्स पे, दैट विल बी लिफ्टेड इन 2026। फिर क्या करोगे? पार्लियामेंट के अंदर बंक सीटिंग कराएंगे? अभी आपने आज सुबह देखी होगी, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है। वी कैन कम टू दैट इन अ मिनट। दिल्ली में मेरी जानकारी में और मेरे मंत्रालय के जो काम है कई जगह हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क वाज गोइंग ऑन। एक हमारा आईटीपीओ का प्रोजेक्ट है, नई कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी बनाने का, कब से चला आ रहा है। सवाल ये उठता है कि जिन्होंने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है, पहले तो कोर्ट ने कहा ये मोटिवेटेड है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है, मोटिवेटेड है, एंड दे हैव अवॉर्डेड कॉस्ट ऑल्सो 1 लाख रुपए का। ये क्यों है कि अगर मैंने गिनती नहीं की पर दिल्ली में कई 50 जगह और काम हो रहा होगा। हमने अपनी एफिडेविट में बताया कि 18 जगह और काम हो रहा है, सैकड़ों जगह काम हो रहा है भाई। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर हमारे सामने एक चैलेंज आया, फर्स्ट वेव, वी ब्रेव दैट चैलेंज विद ग्रेट करेज, और दूसरा भी क्या करें, हम ये काम बंद कर दें कि जो हमारे भाई हैं वहां पे, बहन भाई हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, दे शुड बी विदाउट वर्क। कन्वेंशनल विजडम तो ये कहती है कि आपके सामने अगर चैलेंज आता है, देन यू स्पेंड योर वे आउट ऑफ इट, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करिए। और मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट के ये हैं, टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मान लीजिए ये सोशल एक्टिविस्ट जो हैं जिन्होंने ये दिल्ली हाई कोर्ट को पिटिशन किया, अगर इनकी बात मानी जाती है और काम रुक जाता है, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर जो है, ठेकेदार जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, विल दे कंटिन्यू टू पे दी वर्कर्स? पिछली बारी क्या प्रॉब्लम हुई थी? एनीवे, दिल्ली हाई कोर्ट का आपने देख लिया होगा जजमेंट जो रिपोर्ट हुई है। उन्होंने ये उच्च न्यायालय ने कहा, दिस इज अ मोटिवेटेड पिटिशन प्रिफर्ड बाय द पिटिशनर एंड इज नॉट ए जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन and imposed a cost of rupees 1 lakh on the petitioner. This is the court's observation. Central Vista project is a project of national importance. Or Central Vista Avenue is a part of the overall Central Vista project. और जो हमारे बहन भाई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारी मंत्रालय ने और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ के उनके लिए व्यवस्था की है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी जो पैंडेमिक के द्वारा जो हमारे स्टेप्स लेने हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस, उसमें सब व्यवस्था की गई थी। एंड वी विल ऑलवेज कंटिन्यू टू डू दैट एज अ प्रोजेक्ट। 13,500 करोड़ का बन रहा है। अरे भाई, आज एक अखबार है, मैं सुबह उठा, थोड़ा मैं हैरान था, मैंने अपने सचिव को फोन किया, दुर्गा शंकर जी को, हमारी जॉइंट सेक्रेटरी फोन किया, मैंने ये कहने कोई एक काम, एक प्रधानमंत्री आवास पे अगस्त में काम शुरू हो जाएगा, तो कोई कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं हो और आपने किया और कह रहे हमारे पास तो अभी डिजाइन ही नहीं आया। तो ऐसा है कि फ्री फॉर ऑल, मतलब जिसके मन में जो आता है वो बात बोल जाते हैं यहां पे। मैं आपको 2-3 ब्रॉड पॉइंट्स करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। हमारे जो राजनीतिक दल हैं और जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है, बाकी जो मेन हमारे सामने एग्जिस्टेंशियल इश्यूज हैं, जैसे वैक्सीन पॉलिसी, इस पे इन्होंने क्या कहा, जब
माननीय प्रधानमंत्री जी पर्सनल डायरेक्ट कर रहे थे और जो 2 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी गई, तो इन्होंने हल्ला मचाया, खूब हल्ला मचाया कि इनमें से एक कंपनी ऐसी है भारत बायोटेक जिनके अभी ट्रायल्स ही कंप्लीट नहीं हुए, और ये इन्होंने कहा कि इनको किस बेसिस पे दी जा रही है। तो भारत बायोटेक के बाद बोला था कि अभी ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, और दूसरी जो कंपनी बोला इनकी वैक्सीन ठीक नहीं है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी जिसको कहते हैं कि लोगों के दिमाग में शक डालना, एक डाउट क्रिएट करना, खूब किया। और यही कुछ लोग, मैं अब किसी पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता हूं, हमारे दोस्त मित्र लोग हैं और हमारे साथ ही पिछले 40-50 साल से मैं उनकी देख रहा हूं, और उनकी आप टैब्यूलेट करिए, कहे जा रहे हैं कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, वैक्सीन ठीक नहीं है। जब समय आया वैक्सीन का, जब जरूरत पड़ी, और अच्छा इनको वैक्सीन के बारे में भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। एक कोई नॉर्मल टीका नहीं है जो आप एक केमिस्ट की दुकान में जाके कर दीजिए। ये वैक्सीन होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। जिसने भी वैक्सीन डेवलप की है उन्होंने इस पे रिसर्च की है। अगर वो अपना फॉर्मूला आपके साथ शेयर भी कर लें तो आपके पास फैसिलिटीज चाहिए उसको कैसे प्रोड्यूस करना। ऐसे देखिए, आप दुनिया भर के फिगर्स देख लीजिए, हमारे यहां जितनी वैक्सीन प्रोडक्शन की हमने एंटिसिपेट की थी उससे ज्यादा नाउ वी हैव मेड द अरेंजमेंट्स। और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मई, जून और जुलाई के लिए हमने एडवांस पेमेंट की है दोनों जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एडिशनल वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए। और अगस्त से लेकर दिसंबर तक 2013 करोड़ एडिशनल डोजेज मिल जाएगी। मैं क्यों बता रहा हूं कि दिसंबर के एंड तक there will be enough vaccine for every Indian citizen, including those जो उस एज ग्रुप में आते हैं जिनके पहले वैक्सीनेशन करने की हम कोई कभी बात ही नहीं थी।